विद्यार्थियों, कल हमने तथ्य संकलन की प्रविधियों में जो सबसे प्रमुख प्रविधि है अनुसूची, शेड्यूल, उसके बारे में बात की थी और किस प्रकार से अनुसूची, सबसे पहले तो अनुसूची क्या था मैंने आपको बताया। अनुसूची क्या है? प्रश्नों की एक सूचीबद्ध क्रमबद्ध रूप से प्रश्नों की श्रृंखला। अब ये अनुसूची किस लिए महत्वपूर्ण है कल मैं बता चुकी हूँ। इसके टाइप्स कैसे हो सकते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। और अनुसूची क्यों इतना महत्वपूर्ण तथ्य संकलन की प्रविधियों में रहती है, क्योंकि इससे सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आंसर के मिलने की संभावना रहती है। क्योंकि जो हमारा अनुसंधान करता होता है वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड रहता है और उसके साथ संपर्क में, उत्तरदाता के संपर्क में रहता है, जिस कारण से उसको जो रिजल्ट मिलते हैं वो सबसे बेहतरीन होते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि अब कल तक जब हमने बात की उसमें हमने प्रक्रिया जान लिया कि प्रथम चरण से लेकर 5वें चरण तक हमने ये जान लिया कि अनुसूची से पहले, बनाने से पहले किस किस प्रक्रिया से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। आज हम देखेंगे कि फिजिकली और इंटरनली अनुसूची किस प्रकार से बनाई जाती है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न डाले जाते हैं और जब वो अनुसंधानकर्ता फील्ड में जाता है तो वो किस प्रकार से उसको अप्लाई करता है। तो अनुसूची बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ क्या है? पेपर। पहले ज़रूरत होगी पेपर की। दूसरा जो ज़रूरत होती है उसको कि जब उसने एक पेपर और उसके बाद साइज, अनुसूची का साइज कितना है, मतलब वो कितनी बड़ी अनुसूची व्यक्ति को देने के लिए, भरवाने के लिए उचित रहती है। तीसरा जो चीज़ ध्यान में आनी चाहिए वो है स्पेस, कि उसमें जो प्रश्नों के बीच में कितना स्पेसिंग होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए। और चौथी चीज़ जो हमें ध्यान करनी है वो है प्रिंट, कि उसका जो अनुसूची है उसका प्रिंट कैसा हो। साफ सुथरा क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं तो वो दिखने में भी अच्छी लगती है और किसी को देने में, पढ़ने में भी अच्छी लगती है। अब एक और चीज़ है जिसको कि ज़रूरी नहीं है, उसमें है यूज़ ऑफ पिक्चर्स। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, इसमें अगर पिक्चर वगैरह भी डाल देते हैं तो उससे कोई चीज़ ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाती है। तो ये उसका फिजिकल स्ट्रक्चर हुआ कि अनुसूची का बाहरी स्वरूप कैसा होता है। अब अगर इसके इंटरनल स्वरूप की बात करते हैं कि अनुसूची का अंदर कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे कि जो उसका इंट्रोडक्टरी, जो उसका बाहरी सबसे पहला जो उसका अनुसूची में क्या चीज़ डालेंगे, तो उसका जिस जगह का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस जगह पर अपन जिस व्यक्ति विशेष का अध्ययन कर रहे हैं या जिस कॉलोनी का अध्ययन कर रहे हैं, वो चीज़ जो है इंट्रोडक्टरी, उसका पहला फ्रेमवर्क में वो सारी चीज़ें डालेंगी। व्यक्ति का नाम है, उसका मेल फीमेल है, एज ग्रुप है, वो सब इसमें इसके अंतर्गत हम डालेंगे। दूसरा उसके अंदर हम डालेंगे कि यहाँ पर उसका मेन पार्ट है, जो अनुसूची का मेन पार्ट होता है। मान लीजिए उसके अंदर हमें कोई किसी भी प्रकार का सारणी डालनी है, तो अगर उसके अंदर हम वहाँ पर अपन कोई टेबल्स डाल सकते हैं, सारणी डाल सकते हैं, कोई पिक्चर्स डाल सकते हैं। जिस ढंग का हमारा टॉपिक होता है उस टॉपिक के अनुसार चीज़ों को हम इसके अंदर डालेंगे। और तीसरा जो है उसके अंदर हम क्या डालेंगे कि जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर के लिए जो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन्वेस्टिगेटर के लिए जो अनुसंधान करता होता है उसके लिए जो हम कोई भी किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो उसके अंदर हम लिख देते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से फिजिकली और इंटरनली जो अनुसूची का बाह्य स्वरूप है जो कि हमको ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसके अगले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं कि अनुसूची के अंदर प्रश्न कैसे होने चाहिए, क्योंकि ये तो हमने उसका बाहरी स्ट्रक्चर देख लिया, उसका इंटरनल पार्ट देख लिया। अब हम इसके अंदर ये देखेंगे कि इसके अंदर प्रश्न कौन कौन से हैं, तो प्रश्न में कौन से प्रश्न हम डालें। तो जो मुक्त प्रश्न की बात करते हैं तो मुक्त प्रश्न कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ओपन होते हैं,
जिसको कि हम जो हमारा उत्तरदाता है उसके लिए हम खुला छोड़ते हैं, तो उसमें बाकायदा स्पेस भी छोड़ देंगे और उस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं जिसमें कि जो उत्तरदाता है उसको पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो उसको अपनी भाषा का प्रयोग करके उसकी लेंथ के बारे में भी कोई उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो आराम से उसके बारे में अपनी राय दे सकता है। सपोज़ अगर उससे ये पूछा जाए कि भारतवर्ष में जाति व्यवस्था के बारे में आपकी क्या राय है, जाति व्यवस्था के बंधन ढीले हो रहे हैं या नहीं, इस प्रकार से उसके बारे में अगर मुक्त राय जानना है तो ये इस प्रकार के मुक्त प्रश्न हम उसके लिए डाल सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि संयोजित होते हैं, जिसको कि हम पहले से ही फ्रेम करके रख लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम उसको उत्तरदाता को कुछ नहीं करना पड़ता, उसको सिर्फ अगर है तो हाँ नहीं इस प्रकार का ऐसे उसको मतलब उसके पास लिखा हुआ होता है, उसमें सिर्फ उसको ये लिखना पड़ता है कि हाँ या नहीं, उसमें उसको खुद अपनी बात मुक्त प्रश्न की तरह वो बात नहीं करनी है। कुछ ऐसे होते हैं दोहरे प्रश्न, जैसे कि आप उससे सहमत हो या असहमत हो, तो ये सहमत, तो इसमें भी उसको कुछ नहीं करना है। अगर वो सहमत है तो सहमत के ऊपर टिक कर सकता है, बाकी को वो रब कर सकता है या उसको मना कर सकता है। तो ये वाला दोहरे प्रकार के प्रश्न होते हैं। कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आमतौर पर ज़्यादा ही आते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं कि इसमें हम बहुत सारे विकल्प दे देते हैं। अब उसमें बहुत सारे विकल्प में से वो कोई एक विकल्प को चुन लेता है, ये ज़्यादातर काम में लाया जाता है। इसके अलावा एक निर्देशक टाइप के भी प्रश्न होते हैं जिसमें कि हमें अगर किसी चीज़ के बारे में व्यू लेना है या हम एम्फेसिस करके किसी बात को कर रहे हैं, पहले से ही हम उस बात पर जोर देकर कहते हैं। सपोज़ अगर हमें ये कहना हो कि आज का हमारा जो समाज है उसमें मीडिया के कारण से बहुत पतन हो रहा है, तो हमने खुद ही उसको एक तरह से हिंट दे दिया तो कि हम किस प्रकार का आंसर चाहते हैं। तो ये कुछ बायस्ड भी हो जाता है। तो ये जो निर्देशक टाइप के प्रश्न हैं, ये वाले प्रश्न में हम पहले से ही अपना थोड़ा सा पॉइंट देकर उस चीज़ को आंसर को चाहते हैं। अलग टाइप के जैसे संदिग्ध टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। ये कुछ तो प्रश्न जैसे मुक्त हुए, संयोजित हुए, उसमें तो एकदम से सटीक राय आ जाती है, लेकिन जो संदिग्ध प्रश्न होते हैं उसमें जैसे सपोज़ अगर किसी से पूछे आपकी उम्र क्या है, तो व्यक्ति थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी उस चीज़ के बारे में तुरंत से राय दे सके। अगर आप उससे मान लीजिए कोई प्रूफ लगवा रहे हो तब तो बात है, अदरवाइज़ वो इस प्रकार के प्रश्नों को वो अवॉइड कर सकता है। अनिश्चित टाइप के प्रश्न हैं, ये भी कुछ इसी टाइप के होते हैं जिसमें कि अगर व्यक्ति सही बात को बताना नहीं चाहता, अगर आपने उसके धर्म से रिलेटेड या कुछ ही बिल्कुल पर्सनल कोई बात कर ली है तो वहाँ पर, क्योंकि ये आपके टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार का विषय चुना है, तो ऐसे विषय में अगर आपको कोई इस प्रकार का पर्सनल राय लेनी है तब व्यक्ति अवॉइड करता है। इसलिए अनिश्चित टाइप के प्रश्न को अवॉइड ही करते हैं अनुसूची में, लेकिन फिर भी कहीं पर अगर ज़रूरत होती है तो इस प्रकार के प्रश्न भी डाले जाते हैं। ये जो श्रेणीबद्ध प्रश्न होते हैं ये ज़्यादातर रेटिंग के लिए जाने जाते हैं। जो अगर किसी मान लीजिए प्रोडक्ट की या किसी उस टाइप से अगर आपका टॉपिक है और आप उसकी रेटिंग ले रहे हैं, या किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर भी अगर अपन किसी की श्रेणी ज्ञात कर रहे हैं कि उसका फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड है या थर्ड है या 10 नंबर पे चल रहा है या 8 पे, तो उस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए ये श्रेणीबद्ध श्रेणी अनुसूची बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इतने सारे क्वेश्चंस को, इतने आधारों पर हम इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और बना सकते हैं। आप ये सोचोगे कि ये अनुसूची वाला जो शेड्यूल है ये बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आता है, क्योंकि हमारे पास टॉपिक में आप खुद ही जो आपका रेस्पोंडेंट है उसके सामने आमने होते हो, तो आपको जैसे मैंने कल भी बताया था कि आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से भी जानकारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे संदिग्ध या अनिश्चित, ये वाले दोनों प्रश्न ऐसे हैं जिसमें कि आपको अपनी बुद्धि भी चलानी है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि जो उत्तरदाता है वो किस प्रकार के आंसर देना चाहता है या वो इस प्रकार का आंसर को सही ढंग से नहीं दे रहा है।
तो इसलिए क्वेश्चन को बनाते समय हमें बहुत धैर्य रखना चाहिए और बहुत धैर्यपूर्वक सोच समझकर क्वेश्चंस को बनाना चाहिए। अब हम उसके अगले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि इसका जो अनुसूची का जो उसको यूज़ कैसे करते हैं हम। जब अनुसूची तो हमने बना ली, अनुसूची का प्रकार देख लिए, उसके क्वेश्चंस भी फ्रेम कर लिए और अब हम डायरेक्ट किस प्रकार से प्रोसीजर के ऊपर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम किसके करेंगे, उत्तरदाताओं का, जो कि हमारे रेस्पोंडेंट हैं उनका को सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए जो मैंने पहले आपको बताया कि सैम्पलिंग प्रविधि का प्रयोग करेंगे ताकि बायस ना हो। तो उस सैम्पलिंग प्रविधि का प्रयोग करके हम रैंडमली या जो भी उसकी सैंपल, जो भी आपको सैंपल यूज़ करना है उस सैंपल को यूज़ करके आप उत्तरदाताओं को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें ताकि वो आगे हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का ब्लेम ना लगे। तो उस निदर्शन पद्धति का प्रयोग करके अपन ने उत्तरदाताओं का चयन कर लिया। अब आ जाता है कि कार्यकर्ताओं का जो चयन करेंगे, सबसे पहले उत्तरदाता चयन करेंगे, उसके बाद क्योंकि कई बार जो अनुसूची है ये 99% जो है सेंसस के लिए या किसी बड़े कार्य के लिए अनुसूची का प्रयोग किया जाता है, या किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन का या किसी संस्था का जहाँ पर कि हमारे पास बल्क में रेस्पोंडेंट होते हैं। तो वहाँ पर हम पर्सनल तो नहीं कर सकते, पर उस बड़े बल्क में भी हमें सही सूचना निकाल कर लानी है। तो इसके लिए जो कार्यकर्ता है हमारा वो भी ऐसा होना चाहिए कि उनका भी जो कार्यकर्ताओं का चयन भी इस प्रकार का होना चाहिए कि वो कार्यकर्ता फुल्ली डिवोटेड हो हमारे मतलब उसमें सहयोग करने के लिए। अगर मेजर प्रोजेक्ट होता है तो उसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसको को इन्वेस्टिगेटर भी मिलता है और वो अपने नीचे भी अन्य कार्यकर्ताओं को रख सकता है। तो इसलिए पहले उनको पूरी प्रॉपर ऐसा जो कि उस क्षेत्र विशेष से या किसी इंस्टीट्यूट का अपन अध्ययन कर रहे हैं उससे वो यूज टू हुए हुए भी हो और उनको उस प्रॉपर उस जगह की भाषा के बारे में या उस जगह के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जब हमने कार्यकर्ताओं का चयन कर लिया उसके बाद कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करते हैं। अब जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो सबसे पहले कार्यकर्ताओं का चयन करने के बाद उनको अपने पास बिठाकर जो अपन ने ये अनुसूची बनाई है उस अनुसूची के एक एक क्वेश्चन को उनको पढ़कर बताएगा और उनको पढ़ने के बाद उसके फुल्ली मतलब आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग में या उसकी कहीं पर उसकी भाषा में या किसी चीज़ के भाव में कोई अंतर आ रहा हो तो आपस में डिस्कशन के माध्यम से वो उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो उनका पूरी तरह से उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। उसके बाद जो हमारा जो डाटा कलेक्शन का पॉइंट आ जाता है, जो सामग्री का संकलन। तो अब सामग्री का संकलन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि यहाँ पर यही तो डाटा है जो कि हमको सूचनाओं के माध्यम से हमको मिलेगा। तो अब ये जो डाटा कलेक्शन के लिए अभी आप तीसरे देख रहे हैं तो 3 प्रकार से वो डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर पूरा होगा। उत्तरदाताओं से संपर्क किया जाएगा, जो कार्यकर्ता है वो उत्तरदाता से संपर्क करेगा और कई बार ऐसा होता है कि एक बार संपर्क नहीं होता तो वो बार बार उससे संपर्क, क्योंकि सैंपल में वो आ गया है उत्तरदाता तो इसलिए वो बार बार संपर्क करेगा। उसके बाद उसका इंटरव्यू लेगा, उसको अपना परिचय देगा और उसका भी उससे एक रेपो स्थापित करेगा, क्योंकि रिसर्च के पेपर में आपस में रेपट स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए वो उससे इंटरव्यू के माध्यम से अनुसूची को पूरी तरह से उसको बताएगा और ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से ही वो पूरी सूचनाओं को उससे कलेक्ट करेगा, सूचना को इंटरव्यू लेने के बाद सूचना को प्राप्त करेगा। क्योंकि यही चीज़ ऐसी है कि यहाँ पर इन 3 पॉइंट्स में ही पूरा जो है वो सामग्री का डाटा का कलेक्शन होगा। तो ये पॉइंट सबसे, क्योंकि इसी के लिए ही प्रशिक्षण हुआ है, इसी के लिए ही हमने उस उत्तरदाता को चयन किया है, तो उनसे सही सूचनाओं को प्राप्त करना हमारा मुख्य उद्देश्य होगा। तो ये सामग्री का संकलन में उत्तरदाता से संपर्क, साक्षात्कार और सूचनाओं को प्राप्त करना। यहाँ से जब सारी सूचनाएं मिल गई हमको, तब हम अनुसूचियों की जो अनुसूची प्राप्त हो गई हैं उन अनुसूचियों को पूरी तरह से चेक कर लेंगे कि जो मान लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपका रेस्पोंडेंट रह भी ना गया हो, तो उसको अच्छी तरह जांच कर लेंगे कि अगर 100 का सैंपल लिया है या 1000 का सैंपल लिया है तो वो 100 और 1000 है कि नहीं, या उनमें से कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया, किसी का आंसर छूट तो नहीं गया। तो इस प्रकार से पूरी तरह से उसको जांच
कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है अनुसूचियों का संपादन। ये सबसे लास्ट पॉइंट है कि इसमें कि अपन उनको किस प्रकार से, सबसे पहले अनुसूचियों की जांच करने के बाद जब हम संपादन वाले पॉइंट पर आते हैं तो उनको श्रेणियों में वर्गीकरण कर लेते हैं। आप सब जानते ही हैं कि इसमें किस प्रकार से रिसर्च होती है। तो जब हम जो हमारे पास अभी तक डिस्क्रिप्टिव डाटा था, एक जिसको थ्योरेटिकल डाटा था, उसको अब हम संख्याओं में कन्वर्ट करेंगे। तो संख्याओं में कन्वर्ट करने के लिए हम उनको श्रेणियों में बांट लेंगे और श्रेणियों में आप उसको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, जो भी विषय अपन ने लिया है उस हिसाब से उसकी श्रेणियां बन जाती हैं। श्रेणियों में बांटने के बाद अब उन प्रविष्टियों की जांच करेंगे। मान लीजिए मेल फीमेल का ही है, एज ग्रुप का ही है, जाति का है, विवाह का है, जैसा भी अपना टॉपिक है उनकी पूरी तरह से जांच करने के बाद अब हम इसको कोडिंग करेंगे, इसका संकेतन करेंगे। ये लास्ट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर जाकर हमारा अनुसूची का संपादन का कार्य पूरा होता है। यहाँ पर जो भी हमने अनुसूची भराई है, क्योंकि अभी तक वो अपने पास कागज़ों में बिखरी हुई थी, अब वो हमारे पास टैबुलेशन के माध्यम से अब वो संख्याओं में कन्वर्ट हो गई है। तो संख्याओं में बिखर नहीं जाए इसलिए हम उसको कोड दे देते हैं। मान लीजिए ABC के रूप में, या कोई भी कोड अपन निश्चित कर सकते हैं जो पहले से ही निश्चित किया हुआ होता है उस कोडिंग के माध्यम से, ताकि जब कभी और ज़्यादा जब हम आगे के प्रोसीजर के ऊपर जाते हैं, अपना हाइपोथेसिस का टेस्ट करते हैं, तब जाकर कहीं वो भ्रम में नहीं हो जाएं, इसलिए कोडिंग करके हम उसको बंद करके रख देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको अनुसूची का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अनुसूची क्या है? प्रश्नों की श्रृंखला। अनुसूची की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुसूची में प्रश्नों का जो फ्रेमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा जो इसका फिजिकल एस्पेक्ट है, जो कि उसको देने में, भरवाने में, वो भी बेहतरीन होना चाहिए। उसका इंटरनल पार्ट जो है वो भी बेहतरीन होना चाहिए। उसके प्रश्न भी एक तरह से बिल्कुल सटीक होने चाहिए और लास्ट में जब उसका प्रोसीजर चलता है वो प्रोसीजर भी एकदम सही तरीके से होगा। तो जब हमारे पास रिज़ल्ट आएगा तो वो एकदम 100% सही रिज़ल्ट सामने आएगा। थैंक यू।